सफर में यारों की है खोज, खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है, मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज आवाज दिल की, और कार्यक्रम सुन रहे हैं सेहत संजीवनी। और इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ गहलोत केयर सेंटर कल्याणपुर कानपुर से इस समय मौजूद हैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, जो कि वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और जिनसे हम कई चीजों पर, कई विविध आयामों पर हम बात कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हो सकती हैं संतानहीनता को लेकर, कारण को लेकर भी, निवारण को लेकर भी, निवारण की अलग अलग टेक्निक्स को लेकर भी, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह हैं, कौन सा कम खर्चीला, कौन सा ज्यादा खर्चीला। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी हम स्कोप या कोई भी हम डायमेंशन छोड़ रहे होंगे इन चीजों का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेणु आपका हमारे साथ वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। जी। एक जो सवाल है मैम, वो ये कि जो अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी कि हिस्टेरोस्कोपी की बात की थी हमने, तो लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी दोनों की पहले तो आप हमें विधि बता दें, और ये भी है कि क्या मतलब लेप्रोस्कोपी से, हिस्टेरोस्कोपी से क्या ट्यूब खुल सकती है? क्या ये पॉसिबिलिटी होती है? लोग कहते हैं ट्यूब तो एकदम बंद है। अब ट्यूब बंद है तो क्या इस माध्यम से ट्यूब खोली जा सकती है, या कुछ परसेंटेज हो सकते हैं खुल सकते हैं, कुछ परसेंटेज हो सकते हैं नहीं खुल सकते हैं? इसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए पहले समझना होगा कि हिस्ट्रोस्कोपी, जैसे मैंने पहले भी बताया, हिस्ट्रो यानी कि यूट्रस, स्कोपी यानी देखना। तो जब हम दूरबीन से नीचे के रास्ते, योनि के रास्ते, वजाइना के रास्ते बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालकर देखते हैं, उसको कहते हैं हिस्टेरोस्कोपी। तो इसको देखने से बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम कैसी है, यानी कि वो जगह जहां भ्रूण चिपकता है, वहां कोई जाला तो नहीं, झिल्ली तो नहीं, पर्दा, कोई छोटी मोटी गांठ, कोई इन्फेक्शन, ये सब हम देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ट्यूब इस लेवल पे बंद है तो उसको हम ट्यूबल कैन्युलेशन द्वारा खोल भी सकते हैं। अब आती है लेप्रोस्कोपी की बात। लेप्रोस्कोपी यानी कि पेट में दूरबीन डालना, पेट में एक छोटे मात्र 3 mm यानी कि एक छोटी पेंसिल जितना छेद करके हम बच्चेदानी को हम देख सकते हैं, ट्यूब को देख सकते हैं। उसके आसपास अगर कोई जाला बना है, कोई इन्फेक्शन है, कोई छोटी मोटी गांठ है, उसको हटा सकते हैं, और दूरबीन, दोनों ही दूरबीन विधि के कॉम्बिनेशन से हम ट्यूब को खोलने की कोशिश कर सकते हैं। बट एक चीज बतानी चाहूंगी कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं एक महिला की, वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। उसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भागों में विभाजित होती है। एक छोटा सा पार्ट यूट्रस के अंदर होता है, अगर वहां से ट्यूब बंद है तो हम हिस्टेरोस्कोपी से कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो 3 पार्ट है वो पेट के अंदर होते हैं, उसको हम लैप्रोस्कोपी से खोलने की कोशिश करते हैं। अब ट्यूब खुलेगी कि नहीं खुलेगी, इसका प्रतिशत 30 से 50% है मात्र। क्यों? कम है ये तो, बहुत कम है, क्योंकि जो ट्यूब है वो उसके अंदर का जो ल्यूमन होता है, डायमीटर जो अंदर उसके जहाँ पे अंडा होता है, वहां पे वो लाइनिंग इतनी पतली होती है जितनी पतली हमारे बाल। अरे तो अगर बहुत ही तो कम है, मतलब अगर देखा जाए कि लेमैन लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो ये तो इम्पॉसिबल टाइप की चीज हो गई। हाँ, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, हाँ, बट ये डिपेंड अब इस बात पे करता है कि ट्यूब किस कारण से बंद हुई है। अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, आपने गर्भ निरोधक गोलियां खाई या दवा खाई या बिरवा रखवाया या गंदी जगह से सफाई हुई, अंदर टुकड़े रह गए, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ, ऐसे केसेस में ट्यूब इतनी बुरी तरह से जाम होती है कि उनको खोलना नामुमकिन होता है। साथ ही साथ अगर ट्यूबरक्लोसिस, किसी को आंतों की टीबी हो गई, अंदर ही अंदर और भी क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये इन्फेक्शन हुए, बहुत लंबे समय तक सफेद पानी, गंदा पानी, इन सब की समस्या हुई, तो इन सब बातों की वजह से भी ट्यूब कस के जाम हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉइड, रसौली गांठ जैसी अगर कोई समस्या हुई और उसके वजह से ट्यूब बंद है, तो कुछ हद तक हम लोग इस ट्यूब को
खोल भी सकते हैं। हम्म। इसीलिए अगर हमें ये लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा कोशिश करके देखनी होती है, हम करने से पहले ही मरीज को बताते हैं कि चांस 30 से 50% है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, ट्यूब खुल गई, तो आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। बट अगर ट्यूब नहीं खुलती है तो इतना भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेक्निक द्वारा हम आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं और उसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। आईवीएफ से आज कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जी इसमें आपका ही बच्चा होता है। हस्बैंड के शुक्राणु महिला का अंडा लेके जो काम ट्यूब में होना चाहिए उसको हम बाहर ट्यूब में करते हैं और दोबारा से आपके बच्चेदानी के अंदर भ्रूण बनाकर डाल देते हैं। जी, बिल्कुल सही है। और कई बार मैम ऐसा होता है कि हम आपसे सवाल और जवाब कर रहे हैं और हम जो सवाल करना चाहते हैं उसका जवाब हमें मिल जाता है। मतलब मैं आपसे ये सवाल करने वाला था कि क्या वाकई आपके पास में जो दंपति आया है उसको पहले हाँ, आप जब ये बोलते होंगे कि भाई देखिए 30 to 50% का रेशियो है, तो उसमें हाँ, कितने लोग सहमत होते होंगे, कितने लोग नहीं सहमत होते होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई कॉस्ट उनको बियर कर पा रहे हैं तब तो वो आगे हाँ, बढ़ेंगे। फिर वो कहते हैं नहीं यार, पैसा भी लग जाए और कोई फल भी ना मिले, तो ऐसे हाँ, में कश्मकश की स्थिति होती है। ऐसी हाँ। कश्मकश की स्थिति में आप कैसे कन्विंस करते हैं उनको कि नहीं भाई आप इस तरफ आगे बढ़े तो शायद बेहतर हो सकता है? कोई आपके पास ऐसी टेक्निक है जिससे कि वो कन्विंस हो जाते हो नहीं नहीं ठीक मैडम आप सही कह रही हैं? देखिए, जब हम किसी पेशेंट को आईवीएफ के लिए कह रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उम्र का होता है। जी। तो अगर किसी की उम्र 30 से 32 साल से ऊपर है, उसकी शादी को काफी समय हो चुका है, वो कई जगह ट्रीटमेंट करा चुका है, उसको टीबी की समस्या रही है या एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट यानी कि किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो चुका है, उसको कभी आंतों में इन्फेक्शन हुआ हो, आंत फटी वटी हो और मवाद चला हो, इस तरीके की कोई भी कभी बच्चेदानी में घाव हुआ हो, लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला हो, अंडे की क्षमता बनाने की कम हो गई हो, यानी कि एएमएच या एएफसी काउंट जो हम लोग कराते हैं, जी। यानी कि महिला के अंडे बनाने की क्षमता कम हो गई हो, पुरुष के शुक्राणु भी कॉम्प्रोमाइज हो कि पुरुष के शुक्राणु कम हो, चलते कम हो, अगर और भी एसोसिएटेड कई सारे फैक्टर्स हैं तो हम उनको कहते हैं 35 साल से ऊपर अगर कोई है तो हम उसको सीधे सीधे कहते हैं कि भाई तुम टाइम बर्बाद मत करो, सीधे आईवीएफ पे जाओ। क्योंकि 35 साल तक मनीष जी बहुत सारे दंपति इतना घूम चुके होते हैं, जी। घबरा चुके होते हैं, बहुत डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, तो अब उनको दोबारा से इस तरीके से और टॉर्चर करने की इच्छा करती नहीं, क्योंकि आईवीएफ से सक्सेस रेट आज भी हमारे पास 50 से 70% तक मिल जाता है ऐसे केसेस में। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक़्त तो मेरे ज़हन में भी कहीं न कहीं उन लोगों की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा है जो कि ऑलरेडी एक बड़ी पीड़ा से जूझ रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं और फिर उसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट ना मिलना उस चीज़ को और ख़राब करता है। तो ऐसे में एक एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि एक सही सलाह और सही चीज़ों को डिलीवर कर पाना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। और इलाज करना एक अलग बात होती है, लेकिन पहले उस मानसिक स्थिति को सँभालना कि भाई आदमी जी, मेंटली पहले थोड़ा-सा इससे उबर जाए कि भाई नहीं जो होगा वो ठीक होगा, वो हाँ, एक बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। मैम एक वही छोटी-सी गुज़ारिश कि जब हम लगातार इतनी भारी-भारी बातें कर रहे हैं, थोड़ा हल्का-हल्का दिमाग भी करते चलें। तो इसलिए एक एक गीत बजाते हैं अच्छा-सा और उसके बाद में उस अच्छे से गीत में लोग भी सुनें, आनंदित हों और उसके बाद फिर कुछ ऐसी बातें जो कि थोड़ी टेक्निकली भी हैं और थोड़ी-सी कह सकते हैं कि उसमें दिमाग लगेगा, लोगों का भी और हमारा और आपका भी। तो एक जरूर। गीत सुनते हैं और गीत सुनने के बाद में तुरंत वापस आते हैं। गुज़ारिश इस बात की कि आप बने रहिए और तमाम श्रोता जो इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, उनको हम बता दें कि कार्यक्रम सेहत संजीवनी में लगातार हमारे साथ डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत मौजूद हैं। गहलोत केयर सेंटर से कल्याणपुर, कानपुर से वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और यकीन मानिए इस कार्यक्रम को अगर आप सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि संतानहीनता को लेकर जितने भी कारण हो सकते हैं, उनके निवारण हो सकते हैं, उनके मेथड्स हो सकते हैं और एक जो मेंटल ट्रॉमा से आप गुज़र रहे हैं, उस ट्रॉमा से गुज़रने में कम से कम ये जो कार्यक्रम है, वो एक पॉजिटिव रोल अदा करेगा, इस बात की गारंटी है। गीत सुनिए और गीत सुनने के बाद तुरंत वापस आते हैं।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस गीत को सुन रहे होंगे आप, गुनगुना भी रहे होंगे आप, और जो सुर और संगीत आपके दिमाग को हल्का कर रहा है। हमारी भी कोशिश ये है कि आप जिस भी तनाव में हो, तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है, और एक इंसान कहते हैं ना कि जिंदगी में सुख और दुख होते हैं। हम दुख भी उसी तरीके से लेते हैं जिस तरीके से सुख लेते हैं, लेकिन दुख में हम अपना संयम बनाए रखें, तकलीफ में हम अपने आप को बनाए रखें, तो हमारे दुख के दिन कट जाते हैं और सुख के दिन एक बार फिर से मुस्कुराते हुए गीत संगीत गाते हुए हमारे पास आते हैं। और ऐसे ही कुछ अच्छे दिनों की तलाश में, ऐसे ही कुछ अच्छे लम्हों की तलाश में हम बात कर रहे हैं लगातार डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत से, जो कि गहलोत केयर सेंटर से जुड़ी हुई हैं और कल्याणपुर कानपुर से हमारे साथ में हैं और वरिष्ठ प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गहलोत, एक चीज जो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने कहा अपने तमाम श्रोताओं से भी कि हम कोई आयाम नहीं छोड़ रहे हैं, हर टेक्निक को हम के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस और माइनस सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पीसीओडी है, हाँ, पीसीओडी का फुल फॉर्म और ये क्या चीज है, पीसीओडी से क्या बच्चे नहीं आने में समस्या होती है, इसको जरा थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि एक लेमैन लैंग्वेज में लोग समझ सके इसको। ठीक बात है। बहुत जरूरी सवाल अगेन, क्योंकि पीसीओडी मेरे देखते देखते, मैं पिछले 24 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और पीसीओडी की समस्या मेरे देखते देखते ही बढ़ती चली जा रही है। पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि वो कंडीशन जिसमें ओवरी के अंदर कई सारे छोटे 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 अंडे इकट्ठे हो जाते हैं, और यह अंडे जो आइडियली एक अंडा पीरियड के पहले दिन से बनना शुरू होता है, 14वें दिन फूटता है। तो इस अंडे को जो पहले दिन से बढ़ना शुरू होता है, पीसीओडी की लड़कियों में या महिलाओं में इस अंडे को महिलाओं के हार्मोन्स न मिलके पुरुष के हार्मोन मिलने लगते हैं और उसकी वजह से वो बड़ा नहीं होता। इस तरीके के हर महीने के कई सारे अंडे अंडकोश के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और नाम हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। एक चीज इसमें बोलना चाहूंगी कि इस तरीके की ओवरीज वाली जो महिलाएं हैं, अक्सर कुछ पेरिफेरी के डॉक्टर्स के पास जाती हैं और उनको ऑपरेशन की बात बता दी जाती है। सिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको हर सिस्ट का ऑपरेशन ही करना है भाई, ये बहुत समझने की बात है। कोई भी सिस्ट जो 4-5 सेंटीमीटर से कम छोटी है ओवरी के अंदर, उसका ऑपरेशन हर सिस्ट का करना जरूरी नहीं है। बात को समझिए। और पॉलीसिस्टिक ओवरी में ऑपरेशन का कोई खास रोल नहीं है, वो बहुत दूर की बात है। जब आपको बिल्कुल बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम लोग सब तरीके से सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तब हम सोचते हैं, वो भी दूरबीन विधि से होता है। तो एक बात ये कि पीसीओडी में अगर आपको कोई ऑपरेशन बताना है, एक तरफ से डिनाई करिए, किसी दूसरे अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, नंबर 1। तो पीसीओडी होता क्यों है और इसकी ये संभावना क्यों बढ़ रही है? 90% केसेस में पीसीओडी ओबेसिटी यानी कि वजन अधिक होने की वजह से है। वजन अधिक होने का कारण है आजकल हमारा फास्ट फूड। नंबर 2 कारण है टाइम पे सोना नहीं। अगर हम 7 से 8 घंटे की स्लीप रात में नहीं लेते हैं, सोते नहीं है 7 से 8 घंटे, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जो मोटापा बढ़ाते हैं। तो चाहे वो रील्स ज्यादा देखने की वजह हो, टीवी देखने की वजह हो, मोबाइल वजह हो, पढ़ाई हो, कोई भी कारण हो, नाइट शिफ्ट हो, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज हमने अपने सिस्टम को उल्टा पुल्टा कर लिया है। तो अगर आप रात में 7 से 8 घंटे की नींद नहीं सोते, वो भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, तनाव। आज हम फिजिकल एक्टिविटी को सब कुछ भूल गए हैं। हर चीज के लिए मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, चलना नहीं है, गाड़ियों में चलना है। तो वो फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं से लेके आनी है और आपको अपनी हाइट के हिसाब से अपने वजन को नियंत्रित करना है। तो पहले के तरीके से आप 4-5 रोटी और ढेर सारा मीठा ये सब खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। या तो आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपने वजन को कंट्रोल में रखिए। अगर आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार से ज्यादा है, शरीर को सिग्नल मिलता है कि ये पुरुष का शरीर है और पुरुषों के हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसी लड़कियों में आप देखेंगे उनकी दाढ़ी मूंछों में बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, गले में कालिमा होती है, पीरियड्स 2-2 3-3 महीने नहीं आते, पीरियड्स कम होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में
इनफर्टिलिटी होना बहुत लाजमी है। मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से हम्म। इस बात को कहिएगा। हम्म। आप बता रहे हैं कि अगर हमारा शरीर मतलब एक स्त्री का शरीर, एक लड़की का शरीर अगर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, ज्यादा का मतलब एक नॉर्मल रूटीन में जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हम्म। करता है, तो माइंड को ये सिग्नल जाता है कि ये पुरुष का शरीर है, और उस तरीके से वो हार्मोन्स होते हैं जिससे कि उनके दाढ़ी मूंछ में बाल आने लगते हैं, चेस्ट में। ऐसा होता है क्या? मतलब माइंड को ये सिग्नल जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? हाँ, देखिए एक बात को समझिए, ईश्वर ने हमारे शरीर को पहली बात तो काम करने के लिए बनाया है ना। जी सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपका शरीर काम करने के लिए ही बना है, तो काम ही करना है, इसको जी चलाते ही रहना है। और जितना आप काम करते हैं उसी के हिसाब से आपको खाना खाना है ना। अगर कोई खेतों में काम करता है तो उसको ज्यादा कैलोरी की जरूरत है। अगर आप घर में रह के कम काम करते हैं, आप मनीष जैसे कि आप अपने रेडियो स्टेशन में है, तो जाहिर सी बात है आपका बोलने का बैठने का काम ज्यादा है, तो जी। आपको कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम है, आप घी और मीठा ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरा पेट बट भी आ रहा है मैडम बाहर वैसे थोड़ा थोड़ा। और जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, वो भाई लोग, हमारे जो किसान भाई लोग हैं, खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो पसीना बहा रहे हैं, तो जी उनके लिए तो अच्छा है। ठीक है भाई, आप घी भी थोड़ा खा सकते हैं, क्योंकि आप उस घी को, चर्बी को जला पा रहे हैं। तो ये आपको अपनी कार्य के अनुसार अपनी डाइट को बनाना होगा। और ये पुरुषों और महिलाओं में कोई अलग बात नहीं है कि महिलाओं को ही कार्य करना जरूरी है। अगेन, तो राइट। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन बनते हैं, महिलाओं के शरीर में स्त्रियों वाला जो मेन हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है, और पुरुषों के शरीर में मेन हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। और दोनों ही हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से, यानी कि जो हमारे शरीर में चर्बी होती है, उससे ही बनते हैं। तो अगर महिलाओं के शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी होगी, तो शरीर में हार्मोन्स का गड़बड़ हो जाएगा, और वो पुरुष के हार्मोन बनाने शुरू कर देंगी, एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन बनने लगेंगे। तो ये सारे जो मैंने सिम्टम बताए कि पीरियड ना आना, बच्चे ना होना, दाढ़ी मूंछ में बाल आना, बालों का अधिक झड़ना, गंजापन आना, ये होने लगेंगे। और वहीं पर पुरुषों का अगर वजन ज्यादा बढ़ता है, तोन ज्यादा निकलती है, तो सिंड्रोम एक्स इसको कहते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, तो पुरुषों में अनफॉर्चुनेटली महिलाओं के हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी भी शुक्राणुओं की बनाने की क्षमता, शुक्राणुओं की वाइटैलिटी की क्षमता, संबंध बनाने में दिक्कत आना, जो लिंग की प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं भी आती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, आपका जितना हाइट है, आपका वेट उसी के हिसाब से होना चाहिए। ज्यादा वजन राइट होने से राइट। हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। अब आपने जो इतना डिटेल में समझाया, और वाकई बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, और लोगों को समझ में भी आया होगा, ये मैं 100% कह सकता हूं। लेकिन अब आपके इस जवाब से दो सवाल और आ गए मेरे जहन में। एक तो ये कि क्या बच्चों के होने के बाद में, यानी कि ठीक ठाक तरीके से पहली डिलीवरी ठीक ठाक तरीके से हुई है, इवन दो कि मैं कह सकता हूँ चलो दूसरा बच्चा भी अच्छी तरीके से हो गया है, लेकिन क्या दूसरे बच्चे के होने के बाद में इस बात की संभावना हो सकती है कि पीसीओडी हो सकती है क्या? और अगर हो तो फिर क्या करें? या फिर क्या पीसीओडी से वजन बढ़ता है या वजन से पीसीओडी बढ़ता है? थोड़ा सा क्लियर करें जरा इस चीज को। यूजुअली वजन से पीसीओडी बढ़ता है। महिलाएं क्या बोलती है, मैडम जब से वजन बढ़ गया पीरियड नहीं आ रहा है। उल्टा है, जब से आपका वजन बढ़ गया है, तो आप उसकी वजह से आपको पीरियड नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका हार्मोन गड़बड़ हो गया है ना। तो ओके। चाहे आपका जीवन में कभी भी होगा वजन जब भी, और ये पीसीओडी की ये भी एक टेंडेंसी होती है। आप कुछ को देखेंगे कि कुछ महिलाएं बहुत मोटी हैं, बट हम्म उनके आराम से बच्चे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म पीसीओडी की टेंडेंसी कुछ लोगों में ज्यादा होती है, और उसकी टेंडेंसी कुछ लोगों में कम होती है। तो हम्म। जिसकी टेंडेंसी है, वो जब भी अगर उसका वजन बढ़ेगा, तो वो फिर से पीसीओडी के सिम्टम्स में लैंड करेगी। ये बात है। ओके ओके। अच्छा, फिर एक सवाल, मतलब पुरुषों को लेकर भी एक सवाल हो सकता है कि मोटापा होने से भी हाँ, मतलब संतानहीनता हो सकती है क्या, या बिल्कुल। निसंतानता हो सकती है? या फिर पुरुष के मोटे होने से फर्क पड़ता है, या महिलाओं के भी मोटापे होने से फर्क पड़ता है? इन दोनों बातों में थोड़ा सा जरा थोड़ा इसको और क्लियर करें मैम। दोनों के ही मामलों में वजन, वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम्म अगर आपका वजन बहुत कम है, जितना होना चाहिए नॉर्मल से, तो भी हार्मोन सही नहीं बनते, महिला और पुरुष दोनों में। और हम्म। अगर आपका वजन नॉर्मल से कहीं ज्यादा है, तो भी महिला और पुरुष में निसंतानता के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि दोनों ही तरीकों में देखा जाए तो
कहते हैं ना कि ना तो मोटापा ज्यादा अच्छा दोनों का, और ना ही दोनों का सामान्य रूप से कमजोर होना या वजन कम होना, दोनों ही चीजों का लिए बिल्कुल, गड़बड़ बिल्कुल है। ठीक नहीं है। चलिए हाँ, मैम, अगला सवाल जो है उस सवाल पे हम जाएं उससे पहले एक गीत सुनते हैं, और गीत सुनने के बाद में तुरंत वापस आते हैं। ज़रूर। तो अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत में निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब कहते हैं ना कि तमाम वाद्य यंत्र को आपको सुनते हैं और एक लय और सुर में सारी चीज सुनते हैं, तो वो एक गीत बनता है, और गीत एक मधुर संगीत बनता है, और अब एक मधुर संगीत आपके मन मस्तिष्क को आराम पहुंचाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन का संगीत है। जीवन का संगीत कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारा शारीरिक व्यायाम, हमारी शारीरिक जो भी क्रियाएं हैं, वो हम अगर निरंतर रूप से करते हैं, एक लय और तान में करते हैं, एक अनुशासन में करते हैं, तो हमारा जो जीवन रूपी संगीत है, इसमें भी एक तान रहती है, और ये भी हमें आनंद प्रदान करता है। लेकिन जब हमारी ये तान छिड़ जाती है, तो हमारे जो सुर लगते हैं ना, वो इधर उधर लगते हैं, यानी कि कोई संगीत का कोई सुर लग ही नहीं पाता, और हमारा जीवन बेसुरा हो जाता है। और इसी चीज को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, यानी कि हमारे अपने जो क्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं वही हमारी परेशानी का कारण बन जाती है। और इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि संतानहीनता क्यों होती है, कैसे होती है, उसके कारण क्या है, निवारण क्या है, और लगातार बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हमें दे रही हैं, गहलोत केयर सेंटर कल्याणपुर कानपुर से। और उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर भी बात बताई। बहुत सारी, मतलब एक एक चीज जो थी वो वाकई बार बार याद करने की है, और बार बार समझने की है, और उस पर लगातार डॉक्टर रेणु जोर दे रही हैं कि कैसे आप इन तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। अब बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं, और इस अंतिम पड़ाव पर जब आ रहे हैं तो दो तीन सवाल और है हमारे जहन में जिनको मैं पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर रेणु, एक एक मेरे मन में सवाल ये आया है कि मान लीजिए कि कोई लड़की 16 साल की हो गई है, हुँ, और अभी तक पीरियड शुरू नहीं हुआ है, ये मान हुँ, लीजिए, हुँ, और उसका वजन बढ़ भी रहा है, तो हुँ। क्या ये समस्या हो सकती है, या हम इस बात का इंतजार करें? ठीक है, कुछ लड़कियों में जल्दी आ जाता है। आजकल तो क्लास 10th तो छोड़िए, 8th और 9th में जो बच्चे आ रहे हैं, उनके पीरियड शुरू हो रहे हैं, और कुछ लोगों के देर से हो रहे हैं। तो जरा इसको लेकर थोड़ा सा डिफाइन करिए कि समस्या हो सकती है या इंतजार किया जाए, उन माँ बाप के लिए जिनकी बच्चियां अभी बड़ी हो रही हैं। ये सवाल उनकी तरफ से है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जी। पहली बात तो अगर बच्चियों का पीरियड 10 साल से कम उम्र में शुरू हो रहा है, तो थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत है और डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर बच्चियों का पीरियड 15 साल तक शुरू नहीं हुआ है, तब भी ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से उसका चेकअप कराएँ, एक अल्ट्रासाउंड कराएँ। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड क्यों नहीं आया। इसको हम लोग प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं अपनी भाषा में, जी। और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और उनमें से जो भी कारण होगा उसका निवारण किया जाएगा। तो पीसीओडी यूजुअली जिनमें अभी तक पीरियड नहीं आया है उसमें नहीं होता है। जिनको अभी तक पीरियड आता रहा है और नाउ अब वो 4-4 5-5 महीने में पीरियड आ रही हैं या कम आ रही हैं, अचानक से वेट गेन हो गया है, तो ऐसे में पीसीओडी देखने में मिलता है। तो प्राइमरी एमेनोरिया जो आप बोल रहे हैं मनीष जी, ये जी। अपने आप में एक नई विधा है, एक नई चीज है, जिसको अलग से बहुत अच्छे से हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। और ये बहुत जरूरी है। मैं तमाम श्रोताओं को भी इस बात को कहना चाहूंगा, और हर उस माँ बाप को कहना चाहूंगा जिसके घर में बेटी है, और खास तौर से माँ और बेटी का संबंध बहुत जबरदस्त माना जाता है घरों में। तो इसको लेकर जो भी डॉक्टर रेणु ने बताया कि अगर 15 साल की उम्र हो जाती है और बेटी के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर एक अच्छी गायने के साथ में एक मुलाकात करना, उनको बताना समझाना, ये जरूरी है। मैम, अब चूंकि बिल्कुल वक्त हमारे पास में खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल लास्ट में जो मुझे लगता है कि शायद मुझे पूछना चाहिए, नहीं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सवाल जरूरी है। मान लीजिए कि संबंध बनाने के दौरान नव दंपति को दिक्कतें आती हैं, जाहिर सी बात है, मेंटल प्रेशर जी, भी होता है, और हो सकता है कि कोई पुरानी कोई हिस्ट्री रही हो, उनकी हाँ, कोई बीमारी रही हो, ये सब चीजें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो पुरुषों की जो कमजोरी की बात होती है, हुँ। किस टाइप की कमजोरी को लेकर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, या प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है? लड़का अच्छा खासा है, शादी हुई है उसकी, 22-23 साल का है, जिम जाता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास बॉडी है, और सब कुछ उसका देखने सुनने में ठीक है, लेकिन क्या हुँ। प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है? जरा उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दें। हाँ, देखिए पुरुषों में कमजोरी को तो इतना ज़्यादा वो बना दिया गया है ना
कि एक टैबू सा बना दिया गया है कि पुरुष बेचारे उससे हमें लगता है डरे ही रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है नामर्द ना? हैं आप तो बिल्कुल। हाँ, आप तो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ये अगर टैबू लग जाए तो हाँ, मोहल्ले में मजाक का, उपहास का विषय बन जाता है। ये मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस इलाके में, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, उसमें हाँ। ऐसा होता है मैडम। बिल्कुल। तो उसके लिए देखिए कभी भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कुछ भी समस्या अपने सेक्सुअल एक्टिविटी में लग रही है तो जी। बेस्ट होता है कि अपने पुरुष जो हैं अपनी मदर से बात करें, अपने फादर से बात करें और फिर एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिले या एक यूरो सर्जन को भी मिल सकते हैं। राइट, जो है राइट। ना जो मूत्र रोग हाँ, विशेषज्ञ होते समझ हैं गया। आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। हुँ, नीम हकीम खतरे जान होता है भाई। तो हुँ, इसलिए जरूरी ये है कि आप किसी क्वालिफाइड बंदे को मिलेंगे तो हुँ, आपका हो सकता है अल्ट्रासाउंड करके देखा जाएगा, हुँ, आपके कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करके देखे जाएंगे। हुँ, कभी-कभी हर्निया है, अगर आपको हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है हुँ, और कुछ भी बचपन में कोई चोट लगी है या कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये हुँ, बहुत सारे कारण हैं जिनको रूल आउट करना होता है। सबसे पहले तो ये समझना होता है हुँ, कि कोई प्रॉब्लम है भी कि मानसिक प्रॉब्लम है। हुँ, अपने यहाँ तो जो नाइट फॉल होता है, जो रात में पुरुषों का वीर्य जो है अपने आप से सोते समय गिर हुँ, जाता है, हुँ, उसको भी एक बना दिया है कि ये बीमारी है, ऐसा कुछ हुँ, नहीं है। हुँ, अपने हुँ, यहाँ जो हुँ, हस्त मैथुन प्रक्रिया है, हुँ, मैस्टरबेशन है, उसको बना दिया है कि अगर आप हस्त मैथुन मैस्टरबेशन करते हैं तो हुँ, उसकी वजह से दिक्कत आती है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है। हुँ, इससे भी किसी की शारीरिक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो राइट। कुल मिला के मुझे लगता है अगर कुछ भी मन में सवाल है, कुछ तो भी आप मन में दिक्कत है, तो हुँ, बेस्ट है कि आप एक यूरो सर्जन से, नहीं तो सेक्सुअल एक्टिविटी के जो प्रॉपर डॉक्टर होते हैं, आप राइट। हमसे आके पूछिए, मैं बताऊंगी आपको कि हुँ, आपको कहाँ जाके दिखाना है। मैंने राइट, वो बच्चे भी देखे हैं, कानपुर में कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, राइट। पता नहीं उनको क्या क्या बता दिया जाता है कि तुम्हें हाँ, ये प्रॉब्लम है, तुम्हें वो प्रॉब्लम है, कौन कौन सी दवा घोट घाट के उनको पिलाई जाती है। प्लीज ये सब बिल्कुल मत कीजिए। अपने मन में किसी भी तरीके का कोई शंका मत रखिए। और आपकी मर्दानगी आपकी वैल्यूज से डिफाइन होती है। आप एक महिला की कैसे इज्जत करते हैं, आप हुँ, अपने पुरुष होने का वो सम्मान देखते हैं। हुँ, कोई भी हुँ, महिला एक पुरुष में आपकी शारीरिक उससे इम्प्रेस नहीं होती है। राइट। आप एक महिला को कितनी इज्जत देते हैं वो आपकी रिस्पेक्ट उससे करती है। तो हुँ, मुझे आज लगता है ये हमें अपना रीडिफाइन करना पड़ेगा कि हुँ। जैसे मैंने आपको बोला था मुझे बांझपन शब्द बिल्कुल पसंद आपने नहीं है। हाँ जी, हाँ, पहले इंटरव्यू में आपने ये शब्द बोला हाँ, था। ये सब। तो राइट। दूसरा शब्द जो मुझे पसंद नहीं है वो नामर्दगी जिसे बोलते हैं हुँ, हमारे हुँ, समाज में, वो हुँ, दूसरा एक बहुत ही शब्द है जिसको मैं बहुत नापसंद करती हूँ और हुँ, ये हमारी डिक्शनरी से एकदम हट जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल। कोई शब्द होता ही नहीं है। राइट। अगर आपके शारीरिक उसमें कोई भी दिक्कत है, हुँ, दैट डज नॉट मीन कि आप उसको वो नहीं है। ये सब छोटे-छोटे बीमारियां हैं। इसको हुँ, बीमारी समझिए, किसी में कोई बीमारी हो सकती है, हुँ, हुँ, किसी में कोई बीमारी हो सकती है। हुँ। शारीरिक कमजोरियां हैं, शारीरिक बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट तो किया फिलहाल जाएगा अगर है तो। जी, तो हम अपने जी, तमाम श्रोताओं से और ख़ास तौर से माँ-बाप से ज़रूर यहाँ पर, चूँकि आपने हाँ, 2-3 बातें बहुत अच्छी कही। हर एक माँ-बाप को अपने बच्चों के साथ एक दोस्त बन के बिहेव करे, एक फ्रेंड्स बन के बात करे, ताकि बच्चा कहीं और से कूड़ा-करकट उठा के लेके आए अपने ज्ञान का। इससे बढ़िया है कि माता-पिता उसको अच्छी तरीके से घर में ही सारी बातों को बताएँ। अगर फ्रेंड सर्कल में आप होंगे, बच्चे से आप अगर मित्रवत व्यवहार करेंगे, तो शायद बच्चा भी खुलकर बोल पाएगा। और जैसा आपने कहा मैस्टरबेशन को लेकर आपने कहा, ये बहुत बड़ी भ्रांति बनी हुई है और हुँ, लगातार बच्चे जो कि टेंडरिंग एज में होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं, हाँ, उनके दिमाग पे ऐसा प्रेशर आ जाता है कि कभी-कभी कोई-कोई ऐसे मामले देखने को आए हैं कि वो सुसाइड तक करने के लिए आ यही जाते हैं। बात है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जी, अपने भतीजे को लेकर जी, और वो लड़का लिटरली वाज इन डिप्रेशन। तो हाँ, जब वो मेरे ही बेटे की उम्र का है, जी, मैंने जब उससे पूछा तो ही सेड कि मैडम मैंने मैस्टरबेट इतनी बार किया इतने महीने में, तो मुझे हाँ, उन्होंने बोला ये बहुत ही गंदा काम है, अब आगे मैं कभी संतान नहीं उत्पन्न कर पाऊंगा। एंड ही वाज इन, पूरी तरह वो बच्चा डिप्रेशन में था। तो हुँ, उसको जब मैंने थोड़ा सा भी काउंसल किया वो फूट फूट के रोया। बड़ा ही राइट, बुरा लगा, मुझे बहुत ही खराब लगा कि हुँ, हम एक नेचुरल चीज में एक इतनी छोटी उम्र के 17 साल के बच्चे को ऐसी चीज हम कन्वे कर रहे हैं। ये क्रिमिनल है। हम उसका क्रिमिनल है। पूरा मतलब आज जो उसका समय है जब उसको पढ़ना चाहिए, वो हुँ, हमारे देश का फ्यूचर है, हमें उसको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को देना बहुत जरूरी है। और हुँ, मुझे लगता है चाहे मेरी हो, हम सभी डॉक्टर्स की, सही, और मनीषी आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग इतनी अच्छी जानकारी जी, मासेस में दे रहे हैं, क्योंकि जी, ये छोटे शहरों में, गांव में ये सारी भ्रांतियां बहुत बहुत पॉपुलर हैं। ज़्यादा, बहुत गलत ज़्यादा। से वीडियोस प्रोपोगेट होते हैं हुँ, समाज में, यूट्यूब में, इंस्टा में, बहुत हुँ। खराब है।
तो हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग आज एक अपने दिमाग में गंदगी को हटा के एक पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करें, एक जी महिला के बारे में, एक जी पुरुष के बारे में और मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करें, है ना? जी। ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। आप चूँकि कहते हैं ना कि कार्यक्रम का अनुशासन यही होता है, कार्यक्रम शुरू होता है और वक़्त पे शुरू होना और वक़्त पे ख़त्म होना, यही कार्यक्रम की सफलता का परिचायक भी होता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने जिस अंदाज़ में सारे सवालों के जवाब दिए हैं और जिस तरीके से हर माइनर से माइनर चीज़ को आपने डिटेल में समझाया है, वाक़ई मैं बहुत दिल से आभारी भी हूँ और हमारे तमाम श्रोता भी आपके निश्चित तौर पर आभारी होंगे क्योंकि जो बातें आपने बताई हैं, आम तौर पर इस तरीके से खुले मन से और खुले तरीके से इन तमाम बातों को बताना आमतौर पर नहीं हो पाता है और इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर दोबारा हम जब आपको कॉल करें या जब हमारे तमाम श्रोता चाहें कि डॉक्टर रेणु से एक बार फिर से आप बात करवाइएगा, तो हम ज़रूर आपको दोबारा फिर से याद करेंगे। फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनीष, थैंक्स अ लॉट। वॉइस ऑफ कन्नौज को मेरा बहुत बहुत सलाम। जी, शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ कन्नौज पर कार्यक्रम सीएस संजीवनी डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत के साथ में जिन्होंने तमाम तरीके के सवालों के जवाब दिए और बहुत विस्तार से बताया संतानहीनता के कारण को लेकर भी, उनको निवारण को लेकर भी, उनके तमाम विधियों को लेकर भी, किसमें खर्च कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें क्या मुश्किल है, किसमें क्या आसानी है, हर तरह के सवालों के जवाब डॉक्टर रेणु ने दिए और आखिर में जिस तरीके से उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ की बात की, वो निश्चित तौर पर एक समाज का वो सकारात्मक दृष्टिकोण है जो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर, हर माता-पिता के अंदर और खास तौर से माता-पिता और अपने संतान के बीच में जो संबंध हैं, उनकी एक नई परिभाषा करता है डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत का वो आखिरी जवाब। तो लगातार आप सुनते रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सेहत संजीवनी। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ में, वो शख्सियत जो सेहत के क्षेत्र में संजीवनी की तरह काम कर रहा है और चूंकि ऐसे लोगों को हम लेकर आते हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम का नाम है सेहत संजीवनी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सुनते रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज, आवाज दिल की। दिल ने पुकारा है और दिल से पुकारा है, दोस्ती के सफर में यारों की है खोज। खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है, मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।